तो इनर विड्थ इनर हाइट का हम लोग ट्राई करें आउटर विड्थ एंड आउटर हाइट। तो यहाँ से रिप्लेस करेंगे इसको आउटर हाइट के साथ। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा यहाँ पर, नेक्स्ट हमें यहाँ पर जाके बनाना है इस फंक्शन को आउटर, यहाँ पर लिख देंगे तो यहाँ जाके लिखिएगा आउटर विड्थ एंड आउटर हाइट। और जब आप इस फाइल को यहाँ से करेंगे रन तो बेसिकली आपको यहाँ से रिसीव होगा इसका आउटर। तो आउटर में जब हम लोगों ने यहाँ पर देखा, देखो 3 एग्जाम्पल है हमारे पास, तीनों ही डिफरेंट रिजल्ट हमें थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो आउटर में क्या हुआ है, बेसिकली हम लोगों ने 1 पिक्सल का बॉर्डर भी यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, और बॉर्डर ऑलवेज एडिशनल होता है जो भी आप अपना अप्लाई करते हो। तो टोटल यहाँ पर हमें रिटर्न हुआ 322। क्यों रिटर्न हुआ इसको लॉजिक को समझो। विड्थ की डिव की जो विड्थ है वो है 300, पैडिंग है आपका 10 पिक्सल्स, तो 10 फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट, तो ये हो गया आपका 320। 1 पिक्सल बॉर्डर फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम राइट, तो ये आपका हो गया 322, इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसको समझ पाओगे और इसको आप यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि डिव का विड्थ कितना है और हाइट कितना है, और आउटर विड्थ और आउटर हाइट कितना है, वो हम लोग यहाँ पर मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं इसके ऊपर। तो चलिए यहाँ पर आप विड्थ और हाइट वाले स्टेटमेंट लिख के इसमें डाल दीजिए। और इसमें बी आर मेंशन कर दीजिए इस तरह से। तो आपको जो रिज़ल्ट यहाँ पर रिसीव होगा वो इस तरह से होगा। टोटल विड्थ कितनी है डिव की 300, आउटर विड्थ आ रहा है हमें 322 122 समथिंग। इसी तरह से आप अपने पहले वाले एग्जांपल में भी यहाँ पर जाके ऐड कर सकते हो इस पार्ट को। ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम लोग ने मार्जिन यूज़ किया है तो क्या हम लोग मार्जिन को भी यहाँ पर बेसिकली देख पाएंगे? यस बिल्कुल। तो ये भी आपका आउटर में ही कंसिडर होगा। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए हमने यहाँ पर एक और एग्जांपल अपना क्रिएट किया आउटर विड्थ का, और ये एग्जांपल हो जाएगा हमारा नंबर 4। तो नंबर 4 में आप देखोगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐड किया मार्जिन, और मार्जिन की वैल्यू हम लोगों ने अप्लाई कर दिया अप्रॉक्स 3 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। तो जब आप नंबर 4 फाइल को यहाँ पर ब्राउज़र में देखते हो तो आप देखिएगा कि आपका पहले वाले में कितना था 322, और अब की बार आपका ये वैल्यू आपको डिफरेंट मिलेगा। तो 5.7.4 फाइल को यहाँ से सेव कर लीजिए, और यहाँ पर मार्जिन को इंक्लूड करने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे नीचे ट्रू, और इसको आप ट्रू लिख के यहाँ पर ट्राई करेंगे। तो अभी देखते हैं क्या हमारा कुछ डिफरेंस हमें यहाँ पर रिटर्न हुआ कि नहीं। तो अब देखिए आपका ऐड हो चुका है वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू जैसे आप ट्रू करोगे तब आपको वहाँ पर उसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा मार्जिन के साथ। नेक्स्ट, अगर आप अपने पेज का भी डायमेंशन अगर गेट करना चाहते हो तो वो भी आप गेट कर सकते हो। तो उसके लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट विड्थ एंड हाइट, ये एग्जांपल नंबर होगा 5, और यहाँ पर बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा वो समझिए, ठीक है। तो HTML डॉक्यूमेंट का बेसिकली हम लोग यहाँ पर डिटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए डिस्प्ले डायमेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड विंडो,
डॉक्यूमेंट एंड विंडो। ऑलराइट, तो क्या करेंगे, मुझे इस स्टाइल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, इसको आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पर वेरिएबल टेक्स्ट एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर जाके आप लिख दीजिए मैसेज डॉक्यूमेंट विड्थ ऑब्लिक हाइट। इस तरह से डिफाइन करें और इसके आगे आप यहाँ पे लिखेंगे डॉलर डॉक्यूमेंट विड्थ और यहाँ पर आप हाइट ले लेंगे। तो हाइट के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट हाइट। तो हम क्या चाहते हैं कि इसके बीच में बेसिकली एक मल्टीप्लाई का सिंबल हमें यहाँ पर विजिबल हो जाए। तो आप यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का सिंबल डाल दीजिए कुछ इस तरह से। हमने x को यूज़ किया इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई और यहाँ से मुझे ये सब रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा दीजिए, यहाँ पर प्लस डाल दीजिए इस तरह से। और मैं इस डेटा को एक अलर्ट में दिखाऊंगा, तो मुझे ये मैंने डिफाइन किया डॉक्यूमेंट विड्थ एंड हाइट। इसी तरह से आप इसी स्टेटमेंट को यूज़ करके लिख दीजिए विंडो हाइट एंड विड्थ या विड्थ एंड हाइट। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप विंडो और यहाँ पर भी आप इसको विंडो से रिप्लेस कर दीजिए इस तरह से। नेक्स्ट, अब हमें इसको एक अलर्ट के अंदर डालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखिएगा अलर्ट और अलर्ट में आप टेक्स्ट वेरिएबल को अपने कॉल कर देंगे। ठीक है, तो पहले वाला जो हमारा मैसेज लिखा हुआ है उसके बाद में जो दूसरा मैसेज होगा हमारा वो न्यू लाइन में है, तो लिखिएगा /n होता है बेसिकली न्यू लाइन के लिए। और ये जो हमारा फंक्शन है ये बटन के ऊपर ट्रिगर होगा और इस डिव की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, सीधी सी बात। तो यहाँ से आप नंबर 5 एग्जाम्पल को रन करोगे वेब ब्राउज़र में और जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपको अपने ब्राउज़र की बेसिकली क्या विड्थ है हाइट है वो बेसिकली यहाँ पर रिवील होने वाली है इस तरह से। तो हमें यहाँ पर रिटर्न हो रहा है 754। तो मान लीजिए कि अगर मैंने अपनी स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर दिया और जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखिएगा आपकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो बेसिकली अवेलेबल एरिया आपकी स्क्रीन में कितना है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ट्राई करते हैं अगेन, देखिए हमारे पास हाइट लेस हो रही है और विड्थ भी लेस हो रही है। तो इस तरह से अपने ब्राउज़र की विड्थ को डिटेक्ट कर सकते हो कि आपके ब्राउज़र की विड्थ कितनी है। ठीक है, इसी तरह से डायमेंशन प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग रिसाइजिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास ये पहले वाला एग्जांपल है, मैं इसी की कॉपी बना लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं और लिखते हैं jQuery resize dimension of div और ये हमारा 6 नंबर एग्जांपल हो गया। तो बेसिकली हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक डिव बना लेते हैं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब कुछ सेम रहने वाली है, इसमें हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम लोग जहाँ पहले डिस्प्ले डायमेंशन था यहाँ लिख देते हैं रिसाइज डायमेंशन ऑफ डिव और इस एग्जांपल में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं वो समझते हैं। तो यहाँ पर इस सब को फ्लश कीजिए, बटन के ऊपर ये एग्जीक्यूट होने वाला है और यहाँ पर आप लिखेंगे डॉलर सेलेक्टर, यहाँ पर आप लिखिएगा डिव डॉट विड्थ। विड्थ कितना करना चाहते हैं हम इसकी वो हम यहाँ सेट कर सकते हैं, हाइट लाइक 500।
इस तरह से हमने वैल्यूज़ यहाँ पर डिफ़ाइन किए हैं, और अगर ये सही हमने डिफ़ाइन किए होंगे तो ये बेसिकली आपका डायमेंशन इसका रिसाइज होना चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो आप एलिमेंट को रिसाइज भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ये पार्ट भी अपना हो गया कंप्लीट इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिसमें हम लोग jQuery के अंदर सिबलिंग्स, डेटा में फिल्ट्रेशन, असेंडेंट, डिसेंडेंट्स, एंसेस्टर्स एंड ट्रांसवर्सिंग, ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टॉपिक हमारा रहने वाला है नंबर 6। तो यहाँ से फाइल को कंट्रोल एस कीजिएगा, यहाँ पर आप बैक आइए, और बैक आने के बाद आप यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाएंगे, हो जाएगा नंबर टॉपिक 6 jQuery ट्रावर्सिंग। और इसके अंदर बेसिकली हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर हम लोग काम करना स्टार्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले इसके अंदर आते हैं हमारे एंसेस्टर्स। तो यहाँ से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके अंदर हमारा टॉपिक है 6.1 jQuery एंसेस्टर। तो एंसेस्टर में आप यहाँ अंदर आए और पहला टॉपिक बनाइए 6.1.1। तो एंसेस्टर में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं? देखो, पेरेंट होता है, पेरेंट्स होता है, पेरेंट अनटिल होता है। तो पॉइंट याद है, ट्रावर्सिंग सबसे पहली चीज़ हम लोग इसको समझे कि ये क्या होता है। सो बेसिकली ट्रावर्सिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, jQuery की हेल्प से एलिमेंट को फाइंड और फिल्टर करते हैं बेसिकली। लाइक मेरे किस ऑब्जेक्ट का पेरेंट कौन है, उसका चाइल्ड कौन है, उसका सिबलिंग कौन है, ये सारी चीज़ हम लोग डिटेक्ट करके उनके ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो जैसे CSS में होते हैं सेलेक्टर्स, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी सेलेक्टर्स को टारगेट कर सकते हो इसी तरह से। तो चलिए ट्राई करते हैं। jQuery पेरेंट मेथड हमारा सबसे पहला टॉपिक है, j पेरेंट मेथड। और इस टॉपिक को हम लोग यहाँ से करेंगे रीनेम, और इसका हम लोग अब यूजेस देखते हैं कि क्या बेसिकली इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक क्लास बनाते हैं एंसेस्टर्स के नाम से, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिस्प्ले ब्लॉक, बॉर्डर हमें कितना रखना है वो डिफाइन करेंगे। तो मुझे बॉर्डर लाइक 2 पिक्सल्स की रिक्वायरमेंट है, सॉलिड होगा, और लाइट ग्रे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। कलर क्या रहने वाला है, कलर हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं लाइट ग्रे। ये हम लोग लाइट ग्रे किसका डिफाइन करें, टेक्स्ट का कलर। इसके बाद पैडिंग वगैरह कितना रखना है, तो पैडिंग यहाँ डिफाइन कर दीजिए लाइक 5 पिक्सल्स, एंड मार्जिन ऑल्सो। तो मार्जिन इज 15 पिक्सल समथिंग। तो ये हमने एक एंसेस्टर के नाम से यहाँ पर कुछ डिफाइन किया। नीचे सब कुछ फ्लश कर दो, मुझे अभी फ़िलहाल किसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये वाला पार्ट रहने दो, और ये पार्ट भी आप हटा दो। बॉडी में आते हैं। बॉडी में आके हम लोग क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे, और डिव के अंदर हम लोग लिखेंगे क्लास, और क्लास के अंदर हमारी जो क्लास है एंसेस्टर्स, हम उसको कर लेंगे यहाँ पर कॉल। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको अपेंड कर लिया। फिर से हम लोगों ने एक डिव बनाया, और इस डिव को मैंने यहाँ पर एक स्टाइल टैग इनलाइन डालते हुए मैंने यहाँ पर लिख दिया लाइक एग्जांपल के लिए विड्थ कितना 500 पिक्सल होना चाहिए इसका। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस डिव के अंदर एक एक्सप्लेनेशन डाल दिया कि ये जो डिव है
ये है बेसिकली क्या, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया। अब इसी डिव के अंदर हमने क्या करा, एक यूएल इंट्रोड्यूस किया और उसके अंदर मैंने एलआई इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है, तो ये यूएल के ऊपर मैं कुछ एक्सप्लेनेशन डाल देता हूँ। ये जो यूएल है मेरा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूएल ग्रैंड पेरेंट है ये। ठीक है, जब हम लोग एलआई में आए तो मैंने एलआई के अंदर जाके भी कुछ बनाया है, वो क्या है, स्पैन है। और स्पैन के अंदर मैंने मैसेज लिख दिया सिंपल स्पैन, और एलआई के ऊपर हमने यहाँ पर मैसेज लिखा अपना, क्या है ये, एलआई डायरेक्ट पेरेंट है। डायरेक्ट पेरेंट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ अपना स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड किया है। इसी तरह से मैं एक और बनाता हूँ अगेन। ठीक है, और उसी डिव के अंदर हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ जाकर हमने फिर से एक डिव इंट्रोड्यूस किया और इसके अंदर हम लोगों ने डिफाइन किया स्टाइल, और चाहे तो आप यही सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हो पूरा का पूरा मैटर। तो इस वाले को मैंने नाम दिया डिव, ये सिर्फ ग्रैंड पेरेंट होगा, और इसके अंदर हमने यहाँ लिखा पैराग्राफ। पैराग्राफ जो है वो बेसिकली आपका यहाँ पर डायरेक्ट पेरेंट होगा। डायरेक्ट पेरेंट, और इस पैराग्राफ के अंदर भी मैं यहाँ पर कुछ स्पैन टैग वगैरह डाल देता हूँ, और उसके अंदर मैंने लिख दिया स्पैन। तो इस तरीके का सम सॉर्ट ऑफ कुछ स्ट्रक्चर है हमारे पास। और जब हम लोग यहाँ से इसको सर्वर पर ओपन करते हैं तो आप देख पाओगे यहाँ पर ये कुछ हमें इस तरीके का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको एक यूनिवर्सल सेलेक्टर बताया था, तो आप यूनिवर्सल सेलेक्टर अगर आप यहाँ लगा दोगे, कि मैंने लिख दिया लाइक स्टार, तो आप देखिएगा ये जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर की थी वो बेसिकली सभी के ऊपर आपको दिखने वाली है इस तरह से, है ना। तो मुझे ये पता चला है कि ये कौन सा डिव है, ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है। देन ये तो मतलब अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं चाइल्ड, तो ये इसका एलआई इसका पेरेंट हो गया। ठीक है, और इसका पेरेंट कौन है, ये ग्रैंड पेरेंट है, और ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, यानी ये सबसे मेन डिव है। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा प्लीज़। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम जी। तो यहाँ पर जब हम लोग ब्राउज़र में इसको देख रहे हैं कंटेंट को, तो अब आपको ये बेसिकली समझ में आ रहा होगा कि मैंने वो सब क्यों लिखा था, पेरेंट, डायरेक्ट पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट। तो ये इसका लॉजिक क्या था लिखने का, उसके पीछे का पर्पस बेसिकली यही था, ताकि आप चीज़ों को बेटर वे में समझ पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ। अब हम लोग CSS के थ्रू बेसिकली इस पार्ट को हैंडल करने वाले, सॉरी jQuery के थ्रू इस पार्ट को हैंडल करने वाले हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर jQuery में, यहाँ आते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी डॉट फंक्शन एज इट इज़ ही रहने वाला है। हम यहाँ पर सेलेक्टर फाइंड कर रहे हैं स्पैन, और स्पैन में हम लोग लिख रहे हैं पेरेंट, और पेरेंट में मैं CSS असाइन कर रहा हूँ किसको, स्पैन को। तो यहाँ पर मुझे मल्टीपल प्रॉपर्टी डालनी है, तो मैंने इसलिए कर्ली ब्रेसेस लिया है, क्योंकि लास्ट क्लास हम लोगों ने CSS डिस्कस किया था। तो लिखेंगे कलर, और कलर का नेम क्या रखना है हमें, लाइक रेड। ठीक है, और क्या चेंज करना है हमें, बॉर्डर, तो बॉर्डर भी कोट में आएगा, और यहाँ पर बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी होंगी वो भी आपकी कोट में आएगी। तो 2 पिक्सल्स सॉलिड रखना है हमें, और रेड कलर चाहिए हमें। तो इस तरह से बेसिकली हमने अपना डिफ़ाइन किया। तो जब आप ये डिफ़ाइन करके ब्राउज़र में रीलोड करोगे तो आप देख सकते हो बेसिकली हमने किसको टारगेट किया है। हमने यहाँ पर लिखा था स्पैन टैग, स्पैन में डॉट पेरेंट, तो स्पैन का ये पेरेंट यहाँ पर पैराग्राफ है, और यहाँ पर स्पैन का पेरेंट कौन है, एलआई टैग है। ठीक है, और उसको हमने एक नई प्रॉपर्टी यहाँ से भेजी है, बेसिकली हम यहाँ से पेरेंट को ढूंढ रहे हैं।
तो आप पेरेंट से चाइल्ड की तरफ भी टारगेट कर सकते हो और चाइल्ड से पेरेंट की तरफ भी टारगेट कर सकते हो, दोनों ही तरीके से पॉसिबल है डेटा को फाइंड करना। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमारा ये बना। दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर कि लाइक मैं चाहता हूँ सारे पेरेंट्स को ये ढूंढ के लेके आए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, jQuery पेरेंट्स मेथड हो जाएगा आपकी बार और टॉपिक हो जाएगा 6.1.2 और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा पेरेंट्स और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा डॉक्यूमेंट टाइटल इज पेरेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू चेक रन दिस फाइल और अब की बार आप देखने वाले हो कि ये चाइल्ड को छोड़ के चाइल्ड के जितने भी पेरेंट्स थे ये सभी को टारगेट कर रहा है दिस टाइम। तो पेरेंट होता है, पेरेंट्स होता है। अब पेरेंट्स में पर्टिकुलर अगर आपने किसी टैग को टारगेट करना है तो वो भी पॉसिबल होता है, तो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ जाइए jQuery parent method with specific सेलेक्टर। टॉपिक हो जाएगा नंबर 3। और यहाँ पर हम लोग अब इसका कुछ रिजल्ट देखने वाले हैं। तो जहाँ पर हम लोग लिखा है यहाँ पर पेरेंट्स, तो सॉरी ये पेरेंट्स ही रहेगा, हाँ सही जगह पेरेंट्स विद स्पेसिफिक सेलेक्टर और यहाँ पर भी पेरेंट्स ही रहेगा। पेरेंट्स के अंदर हम लोग ये काम करने वाले हैं। चलिए डन। तो जहाँ हम लोगों ने ये पेरेंट्स लिखा, इसमें आप उस पर्टिकुलर टैग का नेम बताइए कि आपने किस टैग को बेसिकली आप फाइंड कर रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि भाई सिर्फ यूएल टैग को फाइंड किया जाए, तो हमने यहाँ पर यूएल टैग लिख दिया इस तरह से। और जब आप यूएल टैग लिखने के बाद इसको ब्राउज़र में करोगे रन, तो आप देख पाओगे बेसिकली इसका क्या रिज़ल्ट निकल के आया है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल। तो हमने स्पैन के अंदर बोला किसको ढूंढे, यूएल को, तो सीधे यूएल को उसने फाइंड किया। तो देखिए यूएल के बाद का जो पेरेंट था वो हमने पकड़ लिया। तो यूएल के बाद हमारा पेरेंट, एक सेकंड यहाँ पर हमने कुछ गलती की है, ये यूएल आएगा, डिव नहीं आएगा। यूएल ग्रैंड पेरेंट। अभी ठीक है। नेक्स्ट आपको एक और प्रॉपर्टी मिल जाती है इसके अंदर, पेरेंट अंटिल मेथड। तो पेरेंट्स अंटिल क्या होता है, इसको देखिए, टॉपिक हो जाएगा नंबर 4। यहाँ पर आप लिखिएगा पेरेंट्स अंटिल, और पेरेंट्स अंटिल में जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ जाके लिख दिया डिव, और जब आप डिव लिख के इसको बेसिकली यहाँ पर करोगे सर्च, तो आपको इसका रिजल्ट डिस्प्ले होगा। तो चलिए इस फाइल को हम लोग यहाँ पर आगे करते हैं रन कुछ इस तरह से। तो आप देखिए डिव के अंदर, ठीक है, जब तक उसको पेरेंट, डिप को छोड़ के जब तक उसको पेरेंट लेता जाएगा अपना, डिप पर लाके बेसिकली वो रोकेगा उसको। तो अंटिल मतलब जब तक डिप तक ना पहुंच जाए तब तक वो पेरेंट्स को फाइंड करता जाए। तो यहाँ पर इसको देखो डिप मिला ऊपर, और उसके ऊपर उसको एक यहाँ पर ग्रेट ग्रैंड फादर के अंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट के अंदर डिप दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ देख रहे हो स्पैन से स्टार्ट हुआ बेसिकली हमारा और स्टार्ट तक गया। तो बेसिकली स्टार्ट पॉइंट डिसाइड कैसे हो रहा है कि स्टार्ट पॉइंट क्या होगा। तो स्टार्ट पॉइंट बेसिकली आपका इस स्पैन टैग के थ्रू डिसाइड हो रहा है कि हम लोग किस टैग से किस पेरेंट को फाइंड कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर अप्रोच थी कि डिव जब तक ना मिले तब तक पेरेंट्स को सेलेक्ट करता जाए। तो स्पैन डायरेक्ट पेरेंट, उसके ऊपर ग्रैंड पेरेंट, देन ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। तो जैसे वो उस डिव को उसने फाइंड किया वहाँ लाके वो स्टॉप हो गया अनटिल। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो इसके बाद जैसे आपका होता है पेरेंट, उसी तरह से इसके अंदर होता है चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन को बेसिकली हम लोग कैसे यूज़ करते हैं उसको देखिए। तो पेरेंट्स होता है, फिर एक होता है डिसेंडेंट्स। तो यहाँ जाएंगे, एक न्यू फोल्डर आएंगे 6.2 jQuery डिसेंडेंट्स, और यहाँ पर 6.2.1 यहाँ पर jQuery चिल्ड्रन मेथड, और यहाँ पर भी आप लिख देंगे jQuery गुड आफ्टरनून। इतना लेट क्यों हो गए भाई? 2:37 बारिश हो रही है क्या बाहर? ओहो, फिर तो मीनिंगफुल रीज़न है। ज़्यादा तेज़ हो रही है? चलिए, तो ये कैसे काम करता है चिल्ड्रन मेथड, अब इसकी बात करते हैं हम लोग। तो चिल्ड्रन के लिए बेसिकली हमें, तो पेरेंट के लिए हम लोग क्या करते थे कि सबसे छोटे एलिमेंट से मेन की तरफ चलते हैं, और चिल्ड्रन में हम लोग क्या करते हैं कि पेरेंट की तरफ से हम लोग चिल्ड्रन की तरफ जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर जाकर डिफाइन करते हैं हम लोग अपना टैग डिव, कि भाई डिव टैग है और चिल्ड्रन को बेसिकली आपने फाइंड करना है। मैंने लिखा चिल्ड्रन, और इसके अंदर आप अभी किसी को फाइंड नहीं कर रहे हो उसको बंद कर दीजिए और कलर आपका बेसिकली चेंज हो जाए। तो यहाँ पर क्या हमारा लिखने का लॉजिक थोड़ा सा बदलेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, तो ये है जैसे कि डिव हमारे पास, और इस ये है करंट एलिमेंट, और इसके अंदर हमने मान लो जैसे कुछ पैराग्राफ वगैरह बना दिया, सबको डिलीट कर देते हैं। हमने लिखा पी टैग, और पी टैग के अंदर हम लोगों ने जाकर डिफाइन कर दिया क्या, पी चाइल्ड। और ये डिफाइन करने के बाद आप क्या करोगे, इसी के अंदर एक स्पैन डिफाइन कर दोगे। स्पैन के अंदर जाकर आप डिफाइन कर देंगे स्पैन, और ये हमने लिखा ग्रैंड चाइल्ड, और ये पार्ट हमारा हो गया सेट। इस पी के बाद में हमने एक और पी यहाँ पर डिफाइन किया, और यहाँ पर हमने अगेन इसको लिखा पी चाइल्ड, ठीक है। इसके अंदर हमने अगेन स्पैन डिफाइन किया है, और स्पैन कौन सा है, ग्रैंड चाइल्ड। इस तरह से हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया हुआ है। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको। तो अब की बार मेरा क्लास क्या रहना चाहिए, क्लास में अकॉर्डिंग टॉपिक डिसेंडेंट कर देता हूँ। लिखिएगा DESCENDANTS डिसेंडेंट्स, और इस क्लास को आप यहाँ पर एंसेस्टर के साथ रिप्लेस कर दो, और इस टॉपिक को आप यहाँ से रन करोगे वेब ब्राउज़र में। तो ये देखिए आपका इस तरीके से काम कर जाएगा। तो इसने क्या किया, बेसिकली यहाँ पर जो आपका काम चल रहा है वो चल रहा है क्या, चाइल्ड की तरफ। तो जब ये चाइल्ड एलिमेंट को फाइंड कर लेगा तो वहाँ पर आके ये रुक जाएगा इसके अंदर, क्योंकि हम लोगों ने क्या डिफाइन किया, यहाँ हम लोगों ने डिफाइन किया डिव टैग, और चिल्ड्रन को ये बेसिकली ढूंढे उसके अंदर, ठीक है, और उनके ऊपर ये CSS अप्लाई कर दे। तो यहाँ पर इसने क्या करा, मेरे jQuery को भी उसी में कंसिडर कर लिया। तो मेरी jQuery को ये कंसिडर ना कर पाए तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप अपनी jQuery के कोड को यहाँ से आप हेड में पास कर दो। क्योंकि हमने जब जावास्क्रिप्ट सीखा था तो मैंने आपको बताया था कि हेड और बॉडी हम लोग कहीं पर भी JS को कॉल कर सकते हैं, बट बेस्ट प्रैक्टिस इज ट्राई विद बॉडी। बट इस टॉपिक के अंदर बेसिकली मुझे रिक्वायरमेंट आएगी, तो आप यहाँ पर
इस तरह से लिख के यूज़ कर सकते हो। एक मेरा प्लस लग गया बाय मिस्टेक, इसको रिमूव कर दीजिए और ये परफेक्टली अभी आपका काम कर रहे हैं, देखो इस तरह से। चलिए, तो हमने डिव के चिल्ड्रन को टारगेट किया, तो डिव का चिल्ड्रन कौन है? पैराग्राफ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर क्या लिख दोगे? पी का चिल्ड्रन, तो पी का चिल्ड्रन कौन है? स्पैन, ठीक है। तो वो देखिए कि आपने किसको बेसिकली टारगेट करना है। नेक्स्ट, यहाँ जाइए। हम सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ को चिल्ड्रन में सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। jQuery फर्स्ट चिल्ड्रन सिलेक्शन मेथड। तो चलिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ आएंगे, चिल्ड्रन में हम किस को पकड़ना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा पी टैग और उसका फर्स्ट। तो ये हम लोग फर्स्ट सेलेक्टर वगैरह ये हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं, तो ये हम लोग वही टेक्निक यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं। और जब आप इसको यहाँ पर ट्राई करोगे, ये बेसिकली आपका हो जाएगा 6.2.2। तो रन कीजिए इसको, तो सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्ट होगा, दोनों चाइल्ड सेलेक्ट नहीं होंगे इस केस में। तो ये पार्ट हो गया। अब मान लो मुझे इसमें फाइंड वाला करना हो, तो यहाँ पर आप जाइए, टॉपिक हो जाएगा नंबर 3 jQuery फाइंड, ठीक है। तो फाइंड में आप जाके काम कर सकते हो मेथड के अंदर। jQuery फाइंड मेथड, और इसके लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ चिल्ड्रन इज फाइंड। फाइंड में हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं स्पैन टैग को फाइंड करना, और स्पैन टैग अगर मिल जाए तो उसका कलर बेसिकली चेंज हो जाए। तो यहाँ जाके आप इसको जब रन करोगे, तो ये देखिए उस स्पेसिफिक टैग को ढूंढ के आप उसको टारगेट कर सकते हो। और क्या कर सकते हैं हम लोग? अगर आपने ऑल फाइंड करना है तो आप यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हो, jQuery फाइंड ऑल मेथड। टॉपिक हो जाएगा नंबर 4। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा स्पैन, इंस्टेड ऑफ स्पैन ट्राई विद मल्टीप्लाई सिंबल। तो मल्टीप्लाई याद होगा, हम लोग जब HTML CSS कर रहे थे सबसे टॉप में एक लगाते थे यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो लीजिए, ये इसका आउटपुट मिलने वाला है ना। अब बात आती है इसमें सिबलिंग्स की, कि सिबलिंग्स हमारे बेसिकली किस तरह से और कैसे काम करते हैं। तो फाइल को सेव एज कीजिए और यहाँ पर एक फोल्डर बनाइए 6.3 jQuery सिबलिंग्स। और सिबलिंग्स में आप यहाँ पर जाके लिखिएगा 6.3.1 jQuery सिबलिंग्स मेथड, और ये फाइल ओके कर दीजिए। सिबलिंग्स मेथड,
और यहाँ पर अब हम लोग सिबलिंग्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको बेसिकली अगर आपने हैंडल करना है तो मैं टॉपिक का नेम मीनिंगफुल बना देता हूँ, यहाँ से सिबलिंग्स, ठीक है, सिबलिंग कर दिया हमने इसको। और यहाँ पर बाकी सब कुछ सेम रहने दो, हमें इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डिव में आइए, यहाँ पर सिबलिंग क्लास को आप चाहें तो कॉल कर लें, मैं चाहूँ तो बॉडी के ऊपर भी डाल सकता हूँ। और यहाँ से हमने इसको किया है फ्लश, ये सारा डेटा आप यहाँ से फ्लश कर दो। तो डिव जो है हमारा वो है डिव क्या है, पेरेंट, क्योंकि अब हमने उससे बड़ी पावर किसको दे दी, बॉडी को दे दी ना। तो यहाँ पर हमने एक पी टैग बनाया हुआ है, पी के अंदर आप पी लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर स्पैन बनाया, इसके अंदर स्पैन लिख दीजिए। इसके बाद हम लोगों ने एक H2 बना लिया, इसके अंदर H2 लिख दीजिए। इसके अंदर हम लोगों ने एक H3 बना दिया, ठीक है, तो H3 लिख दीजिए इसके अंदर। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाया, इसके अंदर आप पी लिख दीजिए। अब ये सब क्या हुए, सिबलिंग्स हुए ना, है ना। तो यहाँ पर लिखिएगा सिबलिंग्स CSS, और सिबलिंग में आपने यहाँ कुछ मेंशन नहीं करना है अभी, सिंपल इस तरह से। और इसको आप ट्राई करके देखें 6.3.1 फाइल को। यहाँ पर हमारा ये कुछ इस तरीके से रिजल्ट दिखने वाला है। तो डिव, पी, स्पैन, H2, H3, पैराग्राफ सब कुछ आ गए। तो किसके सिबलिंग आप ढूंढना चाह रहे हो, मैं चाह रहा हूँ कि भाई H के सिबलिंग ढूंढे जाएं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ क्या, H2, कोई भी एक सिबलिंग टारगेट कर लो, कोई भी एक, ठीक है। तो मैंने बोला H2 के सिबलिंग से मेरे बेसिकली ढूंढना है, तो हमने H2 मेंशन किया, रिलोड किया। तो H2 के सिबलिंग कौन कौन है, पैराग्राफ है, स्पैन है, H3 है, या नीचे जो हम लोगों ने P डिफाइन किया है। तो सिर्फ जिसको आपने मार्क किया ना वो सेलेक्ट नहीं होगा, उसके अलावा बाकी सारे सिबलिंग्स उसके हाईलाइट हो जाए, क्योंकि हम लोग सिबलिंग्स ढूंढ रहे हैं उसके, ठीक है, कि सेम लेवल पर कितने टैग लिखे हुए हैं। तो अगर आप इसके अंदर कोई और भी टैग डाल दोगे तो वो भी आपका यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका बेसिकली सिबलिंग्स। और इसमें अगर आप स्पेसिफिक किसी को ढूंढना चाह रहे हो तो आप यहाँ जाके लिख सकते हो, स्पेसिफिक सिबलिंग्स मेथड 3.2। स्पेसिफिक सिबलिंग मेथड्स, तो मैंने यहाँ से बताया क्या, सिर्फ P। तो इस एग्जांपल में हमें क्या मिलने वाला है, सारे ना होके सिर्फ जितने P हैं सिबलिंग्स में उनको ढूंढ के निकालो। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हाँ चलो नेक्स्ट के नेम से नेक्स्ट ही हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, नेक्स्ट सिबलिंग वाली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सिबलिंग मेथड, तो किसका नेक्स्ट ढूंढना चाह रहे हो, हम बता रहे हैं इसको कि भाई H2 का जो नेक्स्ट है उसको ढूंढिए, समझ गए, H2 का नेक्स्ट। तो मेरे पास H2 का नेक्स्ट क्या है, तो यही होना चाहिए, है ना। चलिए और आगे देखते हैं। मैं कहता हूं कि भाई H2 के आगे जितने भी सिबलिंग्स हैं वो ढूंढो। अभी तक हम लोग ऊपर नीचे सब पकड़ रहे थे, अब हमने एक पकड़ा, अब एक के आगे जितने वो सब पकड़ने हमें, तो नेक्स्ट ऑल इसको हम बोलते हैं।
तो H2 के बाद कौन है? अगर हम सही हैं तो काम कर रहे हैं अपना। नेक्स्ट एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। नेक्स्ट अंटिल। ठीक है जी, नेक्स्ट अंटिल, और ये था आपका नेक्स्ट ऑल। तो नेक्स्ट अंटिल को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर H2, H3, H4, H5, H6 ले लेता हूँ, या इसको शॉर्ट में लिखते हैं H4, H5, H6, तो मेरे पास पैराग्राफ भी है, स्पेन भी है, H2, H3, H4, H5, H6, और पैराग्राफ नीचे भी अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, नेक्स्ट अंटिल। तो अंटिल अनलेस में हमें बताना पड़ता है बेसिकली कब तक चले, जब तक वो उस पर्टिकुलर टैग को फाइंड ना कर ले। किस टैग को? मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई जब तक तुम्हें H6 ना मिल जाए तब तक चलो। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि H6 जैसे इसको दिखेगा प्रोग्राम में, तो ये H6 से पहले टर्मिनेट हो जाएगा। समझ गए? तो चलिए ट्राई करके देखते हैं क्या बना। है ना? तो 6 हमने लगाया था अंटिल कब तक, जब तक 6 ना मिले। 6 जैसे इसको मिला स्टॉप हो गया। क्लियर? गॉड। चलिए, तो इसी तरह से प्रीवियस ऑल और आपका प्रीवियस अंटिल होता है, जिसमें आपको नेक्स्ट करके दिखाया। तो ट्राई करके देख लीजिएगा, या मैं यहाँ पर नेक्स्ट वाले को ही प्रीवियस कर देता हूँ, jQuery प्रीवियस सिबलिंग मेथड, और ये कर देता हूँ मैं 6, और किसका प्रीवियस आप पकड़ना चाह रहे हो वो बता दो। मैं बोलता हूँ इसको H3 का प्रीवियस। तो चलो, H3 का प्रीवियस कौन है ना? तो ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। इसी को आप यहाँ से 6.7 प्रीवियस ऑल, और 7 हो गया। ठीक है, तो प्रीवियस ऑल में आप जाओगे, तो H3 के प्रीवियस जितने भी थे सिबलिंग्स स्पेशली, ठीक है, तो वो सारे आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। और प्रीवियस अंटिल अगर आप देखना चाह रहे हो, मैंने बोला यहाँ से P, और कब तक चले, जब तक स्पैन ना आ जाए। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये बेसिकली हमारा प्रीवियस
अंटिल काम कर जाएगा। इस पेन से पहले रुक गया, पी से चलाया था हम लोगों ने इस तरह से। अब हम लोग बात करेंगे फिल्टरिंग की इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा jQuery फिल्टरिंग। तो हमारा टॉपिक है jQuery फर्स्ट मेथड। तो बेसिकली फर्स्ट मेथड कैसे काम करता है, तो उसके लिए हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले ये सब हटाइए और मुझे किसी स्टाइल की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा। यहाँ लिख लेते हैं लाइक डिव, और डिव में जाकर हम लोग डिफाइन कर देते हैं क्या, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड कलर इज ब्लैक। ठीक है, और स्क्रिप्ट को आप यहीं पर ले आइए नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे अपना डिव टैग। हमने डिव टैग डिफाइन किया, और इस डिव के अंदर आपने जो भी मैटर कॉल करना है वो अपना मैटर कॉल कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा पी टैग और मैं लिखा ए पैराग्राफ इन अ डिव, और यहाँ पर मैं एक पी टैग बार भी बना लेता हूँ और मैंने लिखा इसको दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक और पी बना लेता हूँ, लिख देता हूँ अनदर पैराग्राफ इन अ डिव। ठीक है, तो ये पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। तो ऐसे मेरे पास 3 सेट पैराग्राफ्स के, सॉरी डिव के अलॉन्ग विद कंटेंट अवेलेबल है। तो क्या करते हैं, हम यहाँ से फाइंड करेंगे jQuery से, लिखेंगे डॉलर सेलेक्टर, सेलेक्टर हमने क्या लिखा डिव डॉट, अब यहाँ जाकर लिखोगे फर्स्ट एलिमेंट डॉट, उसमें CSS हमें असाइन करना है। तो लिख दीजिएगा जैसे कि बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, मैं चाहता हूँ भाई येलो कलर का होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं ये हटा देता हूँ और इसको चला देता हूँ कोड को यहाँ से, तो हम क्या देखने वाले हैं कि सभी एलिमेंट्स के कलर सेम हो गए हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि इन सब में बेसिकली सिर्फ एक सेलेक्ट हो, तो यहाँ से यहाँ लिखिएगा मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, सभी में गैप आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा फर्स्ट, तो इन तीनों में से सिर्फ कौन सा सेलेक्ट होगा, फर्स्ट वाला। तो ये होता है बेसिकली फिल्ट्रेशन। इसी तरह से हम लोग लास्ट को भी पकड़ सकते हैं। आप यहाँ जाओगे jQuery लास्ट मेथड, गलती हो गया, ये हो जाएगा 4.2। तो टाइटल भी चेंज कीजिए, ये फर्स्ट मेथड है, ये लास्ट मेथड है। लास्ट में क्या लिख देंगे, सिंपली लास्ट। और जब आप इसको ऐसे चलाओगे तो लास्ट वाला बेसिकली पार्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से इसमें एक पार्ट होता है आपका इक्वल। देखिए jQuery इक्वल मेथड,
इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो यहाँ हमने कुछ डिफाइन किया है, दिस इज अ हेडर, हमने ये डिफाइन किया। और यहाँ पर जाके हम लोग ट्राई करेंगे, तो क्या लिख लेते हैं, दिस इज ए हेडर, दिस इज ए पैराग्राफ। और मैंने यहाँ पर लिख दिया एग्जांपल के लिए क्या, 1। और एक जगह पर मैंने जाकर डिफाइन कर दिया 2। हमने इस तरह से कुछ डिफाइन किया हुआ। अब हम लोग स्ट्रिंग के बेसिस पर कि क्या कंटेंट लिखा हुआ है, उस एलिमेंट को फाइंड करके भी टारगेट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे div, और यहाँ पे आपने लिखना है EQ। और EQ में आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं, मैं 1 को ढूंढ के उसके ऊपर CSS लगाना चाह रहा हूँ, क्या, बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। अरे यार फिर गड़बड़, ये हुए नंबर 3। कहीं गलती करिए क्या, दोबारा देखते हैं। ओहो, मैंने ये चेंज नहीं करा इसके अंदर, क्योंकि हम तो पी के अंदर ढूंढ रहे हैं ना, डिव तो है ही नहीं अब। तो यहाँ पर आप देखोगे ये आपका बेसिकली इस तरह से वर्क करेगा। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो लिखा हुआ है, इसको आप ऐसा समझो कि ये 0 है, ये 1 है, और ये 2 है। क्योंकि इंडेक्स वैल्यू क्या है, मतलब इंडेक्स से मतलब क्या होता है कि जब आपका कोई HTML एलिमेंट ब्राउज़र में क्रिएट होता है तो उसकी फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन होती है 0। हमने एरे पढ़ा हुआ है ना, पोजीशन क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है और 1 2 3 4 इस तरह से आपकी चेंज होती रहती है। तो मेरा जो हमने वहाँ पर डिफाइन किया था क्या, कि भाई पहले वाले ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाए। तो अब आपको इसका सही मतलब समझ में आएगा। तो मान लो आपने वहाँ पर जाके बोला कि भाई नहीं, मेरे को तो कोई दूसरा एलिमेंट सेलेक्ट करना है, तो आप वो भी टारगेट कर सकते हो। तो अभी मैं आपको वो भी करके दिखा दूंगा। हेलो, तो रिकॉर्डिंग मैंने पॉज कर दिया था, तो समझ में आया बेसिकली ये नंबर्स किस तरह से वर्क करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सबको समझाने के लिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब मान लो मेरे पास कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, क्लास, फिल्टर, मेथड, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पर, कुछ पैराग्राफ में हम लोग यहाँ पे जाके लिख देते हैं क्या, क्लास, और क्लास में जाके लिख दिया इंट्रो। एक और मैंने क्लास लिया रैंडमली, और मैंने इसको जाके इंट्रो क्लास असाइन कर दिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जाके लिखोगे फिल्टर। फिल्टर में आप जाके यहाँ पर क्या लिखोगे, किसको हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं, इंट्रो। तो जहाँ भी इंट्रो क्लास लगी वो डेटा मेरा पूरी वेबसाइट से फिल्टर हो जाए। तो देखिए, ठीक है। तो ऐसा भी आप कुछ कर पाओगे इसके अंदर। नेक्स्ट, jQuery नॉट नंबर 5 नॉट मेथड। नॉट मेथड में क्या होगा,
तो नॉट मेथड में हम लोग यहाँ पर जाके पुट कर देंगे नॉट और बताएंगे कि जिन पर इंट्रो क्लास नहीं है, एक तरह से इन्वर्स कर दिया हमने कि उनको पकड़ो। इंस्टेड ऑफ इंट्रो क्या सेलेक्ट करना है, जिन पर इंट्रो नहीं है। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो ये देखिए 3 पैराग्राफ थे, 2 के ऊपर इंट्रो लगा हुआ था, इस पे नहीं था, तो इसने इसको पकड़ लिया। तो इसने सिर्फ इसको ही क्यों पकड़ा? क्योंकि मैंने यहाँ पर P बताया हुआ है। अगर आप यहाँ पर H डाल दोगे, H1 या H2 H3, तो वो बेसिकली उनको टारगेट करना फिर स्टार्ट कर देगा उस कंडीशन में। तो बेसिकली ये था हमारा jQuery के अंदर ट्रावर्सिंग, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डेटा जब बहुत ज़्यादा होता है तो उसके अंदर फिल्टर करने के लिए कि आपके कौन सा किसका एंसेस्टर है, कौन किसका चाइल्ड है, कौन किसका पेरेंट है, कौन किसका ग्रैंड पेरेंट है, कौन किसका ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है। तो आप हर एक लेवल पर डेटा को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर jQuery में एजेक्स की। एजेक्स क्या होता है jQuery के अंदर? असिंक्रोनियस, एजेक्स स्टैंड फॉर एसिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। ठीक है, यानी कि हम कोई डायनामिक डेटा यहाँ पर अगर लाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर तो ला सकते हैं। ठीक है, तो क्या टॉपिक बनाए इसका? यहाँ लिखेंगे एक न्यू फोल्डर, और यहाँ पर जाके आप इसको ला सकते हो। तो क्या करते हैं, मेन लैंडिंग पर आते हैं, रूट पर, और यहाँ पर एक बनाएंगे नंबर 7 और लिखेंगे jQuery एजेक्स। सॉरी गलत हो गया, AJAX। तो A स्टैंड फॉर असिंक्रोनियस, J स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट, J स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट, X स्टैंड फॉर XML। ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, दिस इज फुल फॉर्म ऑफ XML। तो यहाँ पर आइए, और इसके अंदर हमारा टॉपिक रहने वाला है कि जैसे कि गेट एक्सटर्नल कंटेंट की बेसिकली हम लोग कैसे लेके आने वाले हैं। तो टॉपिक है 7.1 परफेक्ट, और यहाँ लिखेंगे jQuery लोड एक्सटर्नल कंटेंट। ठीक है, और ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। मुझे फ़िलहाल किसी डिव इफ़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब कुछ फ्लश कर दो यहाँ से, बिल्कुल स्क्रैच से देख रहे हैं। ठीक है जी, तो अब एजेक्स की हमें रिक्वायरमेंट क्यों आती है इसको हम लोग समझते हैं। देखो, अगर आप अपनी वेबसाइट में कुछ डेटा यूज़र को प्रोवाइड कर रहे हो क्लिक के ऊपर, तो वो ना बहुत पुरानी प्रैक्टिस होगी, क्लिक किया तो पूरा का पूरा पेज लोड होता है, फिर यूज़र को डेटा बेसिकली रिसीव होता है। उससे क्या होता है कि अगर मान लो कि पेज आपका बहुत बड़ा है तो डेटा के लोड होने का टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। तो आज की डेट में हम लोग क्या देखते हैं कि वेबसाइट के अंदर ना जगह जगह पर कंपोनेंट्स होते हैं, और वो छोटी छोटी जगह पर डेटा जो होता है ना बिना किसी लोडिंग के वहाँ पर अपडेट होता रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्रिक बस आपने वेबसाइट देखी होगी, देखी नहीं देखी? या ट्रेडिंग की वेबसाइट की बात करते हैं। ट्रेडिंग की वेबसाइट में क्या होता है कि आपके प्राइस जो होते हैं क्रिप्टो करेंसीज के या शेयर मार्केट के जो प्राइस होते हैं वो बहुत रियल टाइम में फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो वो सम सॉर्ट ऑफ कुछ यही एग्जांपल है जो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ कि आपने पीछे कुछ लिखा और यहाँ पर फ्रंट एंड पर डेटा अपडेट हो गया। तो चलिए ट्राई करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि मुझे एक एक्सटर्नल कंटेंट की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, तो वो कंटेंट क्या हो सकता है? तो आप नोटपैड पे जाओ और यहाँ जाके आप कोई भी एक डेटा लिख दो। तो मैं जैसे यहाँ पर एक कंट्रोल एस करता हूँ, लिख देता हूँ डेमो डॉट
बाय डिफ़ॉल्ट जो नेटिव इसका एक्सटेंशन होता है क्या होता है, टेक्स्ट, बस। लेकिन सेव कहाँ करना है ये ध्यान रखना, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो 22330 jQuery एजेक्स यहाँ पर आप डाल दो, और मैंने इसको यहाँ पर कर दिया सेव। तो मैं यहाँ पर जाके कुछ डिफाइन कर देता हूँ चीज़ें, तो VS से जल्दी हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख के पहले लिख देता हूँ दिस इज़ अ पैराग्राफ, और दिस इज अनदर पैराग्राफ, और दिस इज अ हेडर। सॉरी, इस तरह से हमने 3 आइटम लिखे, बट ये मुझे बाहर से लाने हैं। कहाँ से? यहाँ से, समझ गए? ठीक है, तो इनके आगे जो वाइट स्पेस वगैरह है पड़ा रहने दो। वाइट स्पेस कॉल होता नहीं है, क्योंकि हमें तो टैग को रीड करना है ना बेसिकली। तो अपना काम इतना ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, यहाँ हम लोग जाएंगे और यहाँ से आप लिखोगे बेसिकली डेटा किस में कॉल होगा। तो मैंने एक डिव बना लिया, डिव के अंदर मैंने एक आईडी असाइन किया, और आईडी मैंने यहाँ पर डाल दिया इसको div1। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्या, h2, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ let मैं लिखा एक्सटर्नल कंटेंट गोज हेयर। इस तरह से मैंने एक अपना यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया है। तो जब बेसिकली आप इसको ट्राई करोगे तो आप देखिएगा आपका ये वर्क करना चाहिए। तो चलिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसके लिए एक बटन ले लो। बटन आप यहाँ बनाओ BUTTON बटन, और यहाँ पर आप जाके इसको कॉल करोगे। देखिए गेट एक्सटर्नल कंटेंट, और यहाँ पर जाके आप डिफाइन करोगे इसके अंदर सेलेक्टर क्या है हमारा, ID div1 डॉट, आप यहाँ लिखेंगे लोड। ठीक है, और लोड में आपकी फाइल का नेम क्या है, डेमो डॉट txt, दैट्स इट। ये अभी हम लोग बिल्कुल बहुत बेसिक देख रहे हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ हाई फाई वाली चीज़ नहीं है। तो जब आप इस फाइल को यहाँ से एजेक्स को रन करोगे तो यहाँ पर ये हमारा वर्क करना चाहिए। और देख लेते हैं हमने कहीं कुछ गलती तो नहीं की। डेमो डॉट txt हमने डिफाइन किया है, ठीक है। और ID div1 लोड, ओके। तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट होता है आपका, ये सर्वर से चलता है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसके लिए, सबसे पहली चीज़ राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, और प्रीवियस आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बंद कर दो। तो जब आप यहाँ पर F12 करोगे अब ये बेसिकली jQuery की वजह से मुझे दिखा नहीं रहा है। एक बार ज़रा इस लाइन को मैं कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट, और यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, तो टाइम इज़ 3:18। तो क्या करना है आपको, देखो एक ना XAMPP सर्वर आता है। तो XAMPP सर्वर की बेसिकली मैं रिक्वायरमेंट पढ़ने वाली है इसके लिए। तो यहाँ लिखेंगे XZ, आपका XAMPP सर्वर आपका स्टार्ट हो गया, देखो इस तरह से। और ये मुझे यहाँ पर देखो दिखाई देगा,
थोड़ा वेट कीजिएगा और इस तरह से आपने यहाँ पर जाके क्या करना है, सर्वर चलाना है। क्योंकि जब हम लोग कोई एजेक्स से डेटा लेते हैं तो HTTP रिक्वेस्ट बेसिकली जनरेट होती है और उसके लिए एक लोकल में आपके एनवायरनमेंट में सर्वर का होना बहुत ज़रूरी है। तो अपाचे सर्वर को हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स अभी हमने यहाँ पर बनाए थे, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को या फिर मैं सीधे इस jQuery एजेक्स फोल्डर को ही मैं उठा के कहाँ ले जाता हूँ, उस डेस्टिनेशन में जहाँ पर ये इंस्टॉल्ड है। तो जब भी आप XAMPP इंस्टॉल करोगे तो इस C ड्राइव में आपको XAMPP के नाम से मिलेगा। यहाँ पर आपने टारगेट करना है किस फोल्डर में, htdocs, और यहाँ पर लाके आप अपने डेटा को कॉल कर सकते हो। तो जैसे देख रहे हो मेरा एजेक्स का पहले से एक फ़ोल्डर बना हुआ है, मैं एक और फोल्डर बना देता हूँ और ये मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया, ठीक है। तो XAMPP जब हम लोग चलाते हैं तो इसका जो पोर्ट होता है वो 80 होता है। तो इसका जो IP एड्रेस आपका बनेगा, तो आप यहाँ लिखिएगा 127.0.0.1। तो देखो XAMPP का डैशबोर्ड मेरा खुल के सामने आ गया। अब हमें क्या करना है, जो मेरा ये फोल्डर है, इस फोल्डर का मुझे नेम यहाँ पर लेना है और उसको डैशबोर्ड से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर ये मुझे बोल रहा है कि भाई फाइल नॉट फाउंड। क्यों नॉट फाउंड बोल रहा है, बिकॉज यहाँ पर जो है ये 7 हैश और यहाँ पर %20 समथिंग कुछ ना अजीब सा लिखा हुआ है डेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप इसको क्या करोगे, पहले वाले एजेक्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ या इसको मैं कर देता हूँ अंडरस्कोर ओल्डर और इसको मैं कर देता हूँ सिंपल एजेक्स। चेंज किया हमने और यहाँ पर आप बाकी सबको हटा के सिर्फ एजेक्स रहने दोगे और एंटर कर दोगे, तो डेटा आ गया हमारा। अब क्या करना है, यहाँ से हम अपनी फाइल को रन करेंगे। ये हमारी फाइल है, तो अगर मेरा सब कुछ सही है तो मेरा यहाँ पर अब डेटा चलना चाहिए। तो चलिए ज़रा, अभी भी मुझे इसने कुछ एरर दिया है, तो क्या दिक्कत है ज़रा एक बार देख लेते हैं। तो हमारा जो कंटेंट है वो है डेमो, ठीक है। document.ready फंक्शन और बिल्कुल सही है। आईडी हमारी div1 है, ये भी बिल्कुल सही है। और बटन के ऊपर हम लोग गेट कर रहे हैं। अच्छा, हमने क्लिकेबल नहीं डिफाइन किया ना। सेलेक्टर बेसिकली बटन के ऊपर ही चलेगा, तो बटन सेलेक्टर डॉट क्लिक फंक्शन। तो ये हमने डिफाइन किया और अब क्या करेंगे, तो पहले हम लोग यहाँ से चेक करेंगे, काम नहीं कर रहे। रिलोड किया हमने डॉक्यूमेंट को, F12 किया, तो कंसोल में जब आप इसको यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको एक एरर दिखाई दे रहा है, अनकॉट रेफरेंस एरर, डॉलर इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हमने डॉलर की मिस्टेक कहाँ कर दी, डॉलर 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 डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन बिल्कुल सही है, डॉलर बटन ठीक, डॉट क्लिक फंक्शन ये भी सही है, डॉलर डिव सेलेक्टर ये भी सही है। तो ये एरर क्यों बता रहा है भाई, कहाँ बता रहा है ये कह रहा है रेडी फंक्शन पे कहीं मिस्टेक हुई है हमसे। एक बार मैं डिलीट करके दोबारा ही लिख देता हूँ सारा। सेलेक्टर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन और अरे कर्ली ब्रेस एंटर। इसके बाद सेलेक्टर बटन डॉट क्लिक फंक्शन और इसको अपेंड कर लीजिए।
तो पेज को ज़रा रिलोड करके देखते हैं क्या अभी हमें कोई एरर दिखाई दे रहा है। ये तो हमें अब भी एरर बता रहे हैं। हमने स्क्रिप्ट को भी तो कमेंट किया हुआ है टेस्टिंग के लिए। वही क्यों यार एरर क्यों आ रहा है। चलो एरर अब सॉल्व हो जाएगा, चला गया। और अब यहाँ पर जाके आप सेलेक्टर देखिएगा आईडी div 1 डॉट लोड, और लोड में हमारी फाइल का नेम क्या था, डेमो डॉट txt। तो अभी हम लोगों ने बेसिकली एक सही अप्रोच यहाँ पर करी है, तो कोई एरर नहीं देखो अब आपके सोर्स के अंदर, राइट। तो चलिए यहाँ पर आते हैं कंसोल में, और जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं एक रिक्वेस्ट रेज हुई है, और यहाँ पर लिखा रहा है XML HTTP रिक्वेस्ट। तो किसी भी लोकल फाइल पर आप एक HTTP रिक्वेस्ट नहीं चला सकते हो, यानी कि आप कोई डेटा गेट करने की कोशिश कर रहे हो कहीं से। तो इसके लिए बेसिकली हमें चाहिए होता है सर्वर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये दोनों फाइल्स कॉपी करेंगे। अब फिर से ये दोनों फाइल, सिर्फ ये वाली फाइल ले लो, जो कि नोटपैड तो वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, htdocs के अंदर यहाँ पर जो हमारा एजेक्स फोल्डर है, इस पर इसको अपडेट कर देंगे फाइल। ठीक है जी, यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर आप रिलोड अटेम्प्ट करें और डेटा गेट करने की कोशिश करिए। तो रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हुआ आपका, तो एक्सटर्नल डेटा हम लोगों ने पुल किया है यहाँ से। तो आप रीड राइट सब कुछ कर सकते हो, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा हमारे पास। सर वो दिक्कत क्या थी वो बता रहा था वो हमने टेस्टिंग के लिए बेसिकली स्क्रिप्ट बंद कर दी थी। हमने क्या किया था, मेन jQuery को ही बंद कर दिया था ना यहाँ से, और इसलिए वो मुझे बेसिकली एरर दे रहा था यहाँ पर। तो मैंने कोड को रीराइट किया, फिर भी उसने मुझे एरर यहाँ पर थ्रो किया। तो मैं समझ गया फिर मैंने कि हमारा कोड बंद हो गया ऊपर, ये दिक्कत थी वो। तो यहाँ तक का पार्ट बेसिकली हमारा कंप्लीट हो गया है एजेक्स के अंदर। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एजेक्स के ऊपर गेट और पोस्ट करना सीखेंगे, कैसे डेटा गेट होता है, कैसे डेटा उसमें पोस्ट होता है। और मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में कवर आपका कंप्लीट हो जाएगा jQuery। तो ये वाला तो जो पार्ट है, ये तो बेसिकली डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। वैसे तो UI में आपको इसकी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, बट फिर भी जब इतना कराए तो थोड़ा सा और सही। लेकिन jQuery का एक एक टॉपिक आपका बहुत ही तरीके से ना पूरा मैंने स्ट्रक्चर कर दिया इसलिए, ठीक है। तो आप एक एक चीज़ को कभी भी खोलोगे फ्यूचर में देख के समझ पाओगे, ठीक है।